नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान भारतीय शासन का आधार है। हमें पता है कि डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। इस संविधान को बनाने में कितने ही लोगों की कठिन मेहनत लगी है और इसे बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। आप सभी को पता है कि इसमें इसको बनाने में जो टोटल खर्च आया, जो कुल खर्च आया है, वो है 64 लाख रुपए। इस महान संविधान की विशेषताओं को बच्चों आज हम जानेंगे कि वे कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान को मुख्य बनाती हैं। भारतीय संविधान का मूल जो स्रोत है वो है जनता, भारत की जनता। सर आइवर जेनिंग ने इसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा है और यह भी कहा कि इसे ये वकीलों का स्वर्ग है। क्यों कहा होगा इसे वकीलों का स्वर्ग? क्योंकि बच्चों यह भ्रम और विवाद दोनों को जन्म देता है। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय संविधान अपने आप में महान है, अपने आप में विशाल है, व्यापक है। तो आइए जानते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। सबसे पहले, भारतीय संविधान लिखित, नवनिर्मित तथा विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। दूसरा सबसे बड़ी बात, यानी कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और सबसे सर्वाधिक व्यापक लिखित संविधान का इसे दर्जा दिला हुआ है बच्चों। तीसरी सबसे बड़ी विशेषता, भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी राज्य है। तो हम देखते हैं कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि जितने भी ये निर्णय, जितने भी विदेशों से जो संधियां होंगी, समझौते होंगे, उसमें भारतीय जो निर्णय होंगे, भारत अपने आप में शक्ति संपन्न है, प्रभुत्व संपन्न है, उसे किसी से आदेश लेने की जो है आवश्यकता नहीं है। लोकतांत्रिक का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक का अर्थ है लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन और लोगों द्वारा शासन। और इसकी जो अन्य विशेषता है वो है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन करके पंथ निरपेक्ष शब्द जो है शामिल करके धर्म निरपेक्षता को जो है बल दिया गया था, प्रदान किया गया था। क्यों? भारत आपको पता है कि विभिन्न जो है भाषाओं वाला राज्य है, विभिन्न जो है यहाँ पे जातियाँ रहती हैं, धर्मों का यहाँ पे वास है। ऐसे में सभी धर्मों को समान अधिकार मिले, सभी धर्म अपने अपने धर्म, सभी लोग अपने अपने धर्मों की जो है प्रार्थना कर सके, उसको पूजा कर सके, उपासना कर सके, इसलिए जो है पंथ निरपेक्ष जो है इसे बनाया गया और यह बहुत आवश्यक भी था। और इसके साथ साथ 42वें संविधान संशोधन में जो है समाजवादी शब्द का भी प्रयोग किया गया था और समाजवाद जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। आप सबको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब संविधान बनाया था उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। बच्चों, आज वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग में विभाजित है और अनुसूचियों की संख्या 8 से जो है 12 पहुंच गई है। इसकी अन्य सबसे बड़ी विशेषता पे अगर हम दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि हमारा जो उद्देशिका है, हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की, वो बहुत कुछ कहती है। उसमें कहा गया है कि भारतीय जो शासन है वो देश, जो राज्य है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो विचार है वो विद्यमान है। तो इसकी सबसे बड़ी जो अगली विशेषता है वो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की उपलब्धता और उसका प्रावधान, क्योंकि न्याय के बिना कोई भी देश, कोई भी समाज जो है वो सुरक्षित नहीं रह सकता। आइए इसकी अगली विशेषता पे चलते हैं, संसदीय व्यवस्था।
बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश पे जो है ब्रिटिश जो है शासन था, और ब्रिटिश शासन के अनुरूप भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था मतलब इसमें जो संसद है वो मुख्य होगी। संसद के दो भाग हैं। एक जो है इसमें संसद में एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा जो है जनता के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं राज्यसभा जो है राज्य का जो है प्रतिनिधित्व करती है। और इसलिए भारतीय जो संविधान की जो सातवीं सबसे बड़ी विशेषता है वो है उसका संसदीय व्यवस्था को अपनाना। आगे चलते हैं। इसकी जो आठवीं सबसे बड़ी विशेषता है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया बच्चों कि कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी राज्य तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका ना हो। और भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो तीन अंग है, इनकी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों स्वतंत्र हैं और अपने अपने कार्य क्षेत्र में अधिकार रखते हैं। कोई किसी के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता, और यह भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। और हमारा जो देश है, मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह से विभिन्न जाति, धर्म, भाषाओं में बटा हुआ है, वहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत आवश्यक है। और हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने इस बात को पहले ही आभास कर लिया होगा कि स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत आवश्यक है। आइए आगे चलते हैं। इसके आगे जो अगली विशेषता है वो है भारतीय संविधान का भारत में विधि के शासन को स्थापित करना और संविधान को ही सर्वोच्च मानना। कि कोई भी कितना भी तीनों भागों में जो है शक्तियां विभाजित हो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका में, लेकिन सबसे जो सर्वोच्च है वो संविधान है। जो कानून का शासन है वो जो सबसे मुख्य है। यहाँ पर सभी को एक समान समानता का अधिकार है। किसी को कोई इसके सामने छोटा बड़ा नहीं है। कोई इसमें धन से जो है अमीर गरीब नहीं है। जो जिस तरह से अपराध करेगा उसको समान दंड की व्यवस्था भी यहाँ पर विद्यमान है। यानी कि बिना किसी भेदभाव के सब कानून की नज़रों में समान है। ये हमारी भारतीय संविधान की सबसे मुख्य विशेषता है। अगली इसकी विशेषता है बच्चों, इसका है गणराज्य। गणराज्य क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि गणराज्य जो होता है, गणराज्य उसे कहते हैं जहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जो जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जिन्हें हम चुनकर जो है लोकसभा में भेजते हैं और जो सरकार बनाते हैं, उनके द्वारा जो है जो है गणराज्य यानी कि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। और ये कौन होते हैं? ये राष्ट्रपति होते हैं। और इसलिए जो भारत को गणराज्य के जो है दर्जा जो है मिला हुआ है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। इसमें इकहरी जो है नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, एक और अखिल भारतीय सेवाएं, जो हम कहते हैं IAS की जो सेवाएं हैं, भारतीय संघ को एकात्मक परिदृश्य में परिवर्तित करती हैं। और भारतीय इतना सब होते हुए भी भारतीय संविधान में गणराज्य की स्थापना की गई है, जो सिद्ध करता है कि जो शासन का जो अध्यक्ष है, जो हमारा राष्ट्र का अध्यक्ष है, जो प्रथम पर्सन है, जो प्रथम व्यक्ति है, वो उसकी जो नियुक्ति है, उसका जो चुनाव है, वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही होगा। वो कोई वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत राजा का जो है शासन अध्यक्ष नहीं होगा। जैसे कि पहले राजा महाराजा होते थे, एक राजा के मरने के उसका पुत्र ही राजा बनता था, फिर उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजा बनता था। ऐसा राष्ट्र अध्यक्ष नहीं होगा। ये जो राष्ट्र का जो प्रथम व्यक्ति है वो कैसे चुना जाएगा? वो लोगों द्वारा चुना जाएगा। लोग कैसे चुनेंगे? अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव करेंगे। तो ये हमारे भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है बच्चों। इसके बाद आता है हमारा समाजवाद। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूँ, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में जो 1976 में हुआ था, उसमें हमारे भारतीय जो प्रस्तावना है, संविधान की जो आत्मा है, जिसे जो प्रस्तावना के रूप मानी जाती है, उसमें समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। ताकि इसका जोड़ने का उद्देश्य मैं बताती हूँ, क्योंकि इसका जोड़ने का उद्देश्य था ताकि जो सरकार है उसकी दिशा को निर्देशित किया जा सके कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। हमें समाज को महत्व देना है, हमें उसके विकास को महत्व देना है। और यहाँ पे सरकार मुख्य नहीं, यहाँ पे समाज मुख्य है, लोग मुख्य हैं और उनके लिए कार्य करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना यहाँ पे मुख्य जो है उसका उद्देश्य था। अगली विशेषता यहाँ पे है वयस्क मताधिकार। आपको पता है कोई भी लोकतंत्र तब तक
तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि वहाँ का जो लोग हैं उन्हें मताधिकार ना मिल जाए। मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार। तो प्रजातंत्र जो सरकार होती है, जो लोकतंत्रात्मक सरकार होती है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है वहाँ के जो वयस्क लोग होते हैं। वयस्क मतलब अब ये जो एज है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है, और उस लोगों को चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, बिना किसी भेदभाव के 18 वर्ष जिनकी आयु हो चुकी है उन्हें मतदान का अधिकार हमें यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो ये हमारे भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धन दौलत के देखे बिना सभी को, मजदूर, किसान, सभी को, स्त्री पुरुष होने के नाते सभी को जो है समान वैध मताधिकार जो है वो प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता की ओर जाते हैं, और ये हमारी सबसे मुख्य विशेषता है, वो है मूल अधिकार। कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी जो है समाज तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक कि वहाँ के लोगों को उनके मौलिक अधिकार ना दिए जाए, मूल अधिकार ना जाए। मूल यहाँ पे शब्द का क्या अर्थ है? मूल अधिकार जो बेसिक है, जो आधार है, जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, चाहे वो समानता का अधिकार हो, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे उसकी शिक्षा का अधिकार हो, जीवन का अधिकार हो, न्याय का अधिकार हो। ये ऐसे मूल अधिकार हैं जिनको जो है प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और क्यों दिए गए? ताकि जो भारतीय लोग हैं, जो भारत में जन्मे लोग हैं, उन्हें जो है वो अपने अधिकारों के लिए जिस तरह की बिना किसी भेदभाव के जो है उन्हें जो है प्राप्त हो सके, और वह इस अच्छे से जो है जीवन जी सके। ये हमारे जब संविधान लागू हुआ था बच्चों, ये हमारे 7 मौलिक अधिकार जो है उस समय निश्चित किए गए थे, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटाकर हमारे कुल 6 मौलिक अधिकार जो है वो इसमें बच गए हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करके नागरिकों को पूर्ण जो सुरक्षा जो है वो प्रदान की गई है। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए बच्चों, हमेशा याद रखो कि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, और लिखित संविधान होने के कारण ये परिवर्तनीय गुणों को अपनाता है। परिवर्तनीय गुण को अपनाने का क्या कारण है? परिवर्तनीय गुण का अर्थ है कि जिस तरह से सामाजिक व्यवस्थाओं में बदलाव आते हैं, देश दुनिया में बदलाव आते हैं, हमने जो संविधान निर्माता थे उन्होंने उस समय संविधान बना दिया, उन्होंने उस समय की परिस्थितियों को देखकर संविधान बना दिया, लेकिन आगे हो सकता है परिस्थितियां चेंज हो, आगे हो सकता है समाज में बदलाव आए, नई तकनीकी, नया सोसाइटी बने। ऐसे में इस संविधान में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें चेंजेस लाने की फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि कई चीज़ बहुत कठोर होती है, और कठोर होने पर जब उसमें जो है बदलाव आते हैं और वो मुड़ नहीं पाती तो वो टूट जाती है। तो हम वो भारतीय संविधान निर्माता ऐसा संविधान नहीं बनाना चाहते थे कि जिसमें बदलाव ही ना आ सके, और समाज जो है वो धीरे धीरे जो है वो व्यर्थ इसे प्रतीत होने लगे। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें समय के अनुसार, जिसमें समाज के अनुसार जो है बदलावों को स्वीकार करके इसमें लचीलेपन को उन्होंने लाया, ताकि इसमें बदलाव जो है स्वीकार किया जा सके, परिवर्तन स्वीकार किया जा सके। नम्यता और अनम्यता का एक सुंदर सम्मिश्रण जो है भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, ये भी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये नीति निर्देशक तत्व हैं जो ये बताते हैं कि समाज, जो सरकार है, वो किस दिशा में अपने प्रयास करेगी, किस दिशा में जो है कानून बनाएगी, किस लोगों के लिए कानून बनाएगी, और उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। वास्तव में बच्चों ये जो मौलिक जो कर्तव्य है, नीति निर्देशक कर्तव्य है, ये सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और ये प्रशासन, जो सरकार है, उसको कल्याणकारी बनाने का जो है एक अथक प्रयास करते हैं, ताकि सरकार जो है वो कल्याण के राह पर आगे चले, समाज की प्रगति के पे आगे चले, और भटके नहीं अपने जिम्मेदारियों से। इसके अलावा सबसे बड़ी वो है विशेषता हमारी, वो है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय भारतीय हमारा जो संविधान था उसके बनने से पहले हमारी जो सामाजिक स्थिति थी उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा जो है छुआछूत की भावना जो है, वो अस्पृश्यता की भावना जो है विद्यमान थी समाज में।
ऊंच नीच का भेदभाव बड़ा किया जाता था। तो जब अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने इस बात का जो विशेष ध्यान रखा कि समाज जो संविधान है उसमें सामाजिक समानता का जो विचार है वो मुख्य रूप से जो है लोगों को प्रदान किया जा सके। अतः क्योंकि जो भारतीय, जिससे क्या होगा कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जो जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार संविधान द्वारा सौंपे जाएं ताकि जो सामाजिक असमानता है वो दूर करने का प्रयास जो है वो किया जा सके और समाज एक बार फिर से समान अधिकारों के साथ में आगे बढ़ सके, देश प्रगति की राह पे आगे बढ़ सके, सब समान एक स्तर पे जो है उनको सुविधाएं उपलब्ध हों, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई भेदभाव ना हो। तो इस विचार के साथ सामाजिक जो समानता का जो विचार था और उन्हें विशेष अधिकार का जो दर्जा था वो उन्हें प्रदान किया गया और ये बहुत ही सराहनीय कदम था। सबसे और उसकी अगली विशेषता हमारे भारतीय संविधान की जो है वो ये है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, उनके पास जो है आपातकालीन शक्तियों का जो है वो प्रदान की गई। क्यों प्रदान की गई? ताकि जब कभी कोई मुसीबत आ जाए, जैसे इसमें धन संबंधी कोई आपदा आ रही है तो 360 अनुच्छेद 300 आर्टिकल 360 लगता है, 352 अनुच्छेद जो है जब राष्ट्र में संकट की स्थिति आती है तब आता है और राज्य में जब किसी तरह की जो मुसीबत या संकट की स्थिति होती है तो वहाँ पर अनुच्छेद 356 लगता है। तो ये तीन जो आपातकालीन शक्तियाँ थी ये राष्ट्र अध्यक्ष को शक्तियाँ दी गई ताकि जो देश को एकीकृत शासन के अंतर्गत लाकर समाज को जो है पुनः जो है जोड़ा जा सके और उन्हें जो है उसमें सुधार लाया जा सके। तो बच्चों, इस प्रकार जो है भारतीय संविधान अपने आप में विशाल है, व्यापक है, लिखित संविधान है और इसमें समय समय पर जो है बदलाव आते जाते हैं, संशोधन किए जा रहे हैं ताकि जो समाज के अनुरूप समय के अनुसार इसमें बदलाव को स्वीकार किया सके। 42वें संविधान संशोधन द्वारा हम इसमें जो है मूल कर्तव्य भी जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्य जो हैं वास्तव में नागरिकों के लिए हैं कि उन्हें क्या करना है, उन्हें किस दिशा में कदम बढ़ाना है। ऐसा ना हो, क्योंकि इनका क्या उद्देश्य था, मूल कर्तव्य जोड़ने का जो पीछे जो मूल उद्देश्य था ये था कि नागरिक सिर्फ अधिकारों के बारे में ना जाने, नागरिक ये भी जाने कि उनका देश के प्रति, उनका राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है और वह अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने अधिकारों का प्रयोग करे ताकि एक अच्छा, सजग और उन्नतिशील राष्ट्र का जो निर्माण है वो किया जा सके। तो बच्चों, अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया है, संविधान की जो विशेषता आपको बहुत इजीली, सरलता से समझ में आ गई हैं, तो मेरे वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप मोर जो है वीडियो के लिए आप इस मेरे AK सोशल साइंस एकेडमी पर आप जाकर और वीडियो देख सकते हैं। हैशटैग लगाना मत भूलिए। आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे बहुत सारे लोग इस चैनल में जुड़ चुके हैं, पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी सब्सक्राइब कीजिए, फ़ायदा उठाइए ताकि आप जो है लगातार अपडेट आपको मिलती रहे। मैं और नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए